वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मॉन्टेस्क्यू के कोट के साथ। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं पावर शुड बी अ चेक टू पावर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोट है इसका मतलब सिंपल है क्या कि जो एब्सोल्यूट पावर होती है वो हमेशा क्या करती है, करप्ट करती है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दे रखा है। ये चीज़ क्या होती है सेपरेशन ऑफ पावर? देखो सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि हमारी जो पावर है वो किसी एक ब्रांच के अंदर नहीं बल्कि हमारी जो 3 ब्रांचेस है उनके अंदर डिवाइडेड है। जैसे हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और हमारी जुडिशरी। लेजिस्लेचर हो गए हमारे एमपी एमएलए, एग्जीक्यूटिव हो गई हमारी गवर्नमेंट और जुडिशरी हो गए हमारे जजेस। ठीक है, तो इनके अंदर जो पावर है वो डिवाइडेड है, इसी सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये ही जो है चेक एंड बैलेंस जिसे एक हमारा सिस्टम है उसको लगाने में हेल्प करती है। और ये जो चेक एंड बैलेंस है यही चेक लगाते हैं कि कोई जो पावर है वो किसी के पास एब्सोल्यूट ना हो, डिवाइडेड हो। ठीक है, तो यही हमारे मॉन्टेस्क्यू भी कहना चाहते हैं, पावर शुड बी अ चेक टू पावर। तो ये जो हमारा आज का कोट है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है हमारे आज के डेली डिस्कशन से। हमारा डिस्कशन है आज डेटा प्रोटेक्शन के अंदर, और हम देख रहे हैं कि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंदर एक टेंडेंसी आ गई है कि पावर को वो अपने अंदर सिमट के रख रखी है, कि डिवाइड नहीं करती, एब्सोल्यूट पावर गेन करना चाहती है। हर डायमेंशन में हम देख रहे हैं इस चीज़ को। हमने देखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर की जो उसकी अपॉइंटमेंट कमेटी है उसके अंदर जो मेजॉरिटी है वो किसकी है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स की है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है किसका, एब्सोल्यूट पावर का। वैसे ही हम देख रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन एक बोर्ड है, यहाँ पे भी बता रखा है, ये रहा हमारा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। तो इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट होगी ये भी कौन करेगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, मतलब हमारे एग्जीक्यूटिव करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, ये जो पावर है वो सेंट्रलाइज हो रही है। एब्सोल्यूट पावर जिसे मॉन्टेस्क्यू ने भी बोला है कि इस पर चेक होना चाहिए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, वो हमें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो डायमेंशंस हैं ये डायमेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एसेज के अंदर ये एज अ फॉर्डर पॉइंट यूज़ हो सकते हैं। तो हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एसे राइटिंग के लिए। ठीक है, तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने एम के साथ। हमारा एम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। ठीक है, जैसे जैसे नई नई डायमेंशन ऐड होगी वैसे वैसे हमारा नॉलेज पूल बढ़ता रहेगा। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते। ठीक है, आप सभी को पता है अभी जो है हमारा ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट था पास हुआ था, और अब 2025 के अंदर इसका रूल भी आ गया है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली यही इंट्रोड्यूस किया गया है कि हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा पर्सनल डेटा है वो कैसे हैंडल किया जाएगा। पर्सनल डेटा के अंदर क्या आता है, आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, चाहे वो आपका नाम हो, आपका टेलीफोन नंबर हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, आपका एड्रेस हो, आपका ETC जो भी पर्सनल डेटा है वो सारा इसके अंदर आता है। इसको कैसे रेगुलेट करेंगे, यही हमारे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर इशू आ रहा है वो बच्चों क्या आ रहा है, मेजर इशू ये आ रहा है कि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास फुल कंट्रोल है किसके ऊपर, अपॉइंट करने के अंदर। अपॉइंटमेंट किसका, मेंबर ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा मतलब जो हमारा डेटा को प्रोटेक्ट करेगा उसका एक बोर्ड बनाया जाएगा। तो उस बोर्ड के अंदर कौन कौन मेंबर्स रहेंगे ये टोटली कौन डिसाइड करेगा, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये यहाँ पे बता रखा है। और यही क्या है सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमने पहले भी एडिटोरियल्स में देखा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं हमारे एक्सपर्ट जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या करती हैं, डेटा का यूज़ करके इसको जो वोटिंग्स होती है उसको जो है मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करती है, या फिर टारगेट करने के लिए, चाहे वो जर्नलिस्ट हो गए हमारे, चाहे वो जजेस हो गए या अदर ब्रांचेस हो गए, उनको टारगेट करने के लिए इन डेटा का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ जो कंसर्न है हमारे जो एडिटोरियल राइटर्स हैं वो कुछ बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि अगर ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है जो कि हमारे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, इसी के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स बैठे हुए होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट इनके मेंबर्स को अपॉइंट करेगी सोलली बिना किसी अदर ब्रांचेस के इंटरवेंशन के, तो यही एक इशू जनरेट करता है बायसनेस का, और इंडिपेंडेंस इसमें लैक होगी। लेट्स से सपोज कीजिए कि हमारा डेटा जो ब्रीच है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। सपोज कीजिए, ये जस्ट एग्जांपल है, ऐसा हो नहीं रहा है।
ठीक है। तो जैसे लेट से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही डेटा को ब्रीच कर रही है, हमारे पर्सनल डेटा को, उसको मैनिपुलेट कर रही है, उसको मैनिपुलेट करके टारगेट कर रही है जो मेंबर्स उसके जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोजिशन में हैं, लेट्स से चाहे वो हमारे जो है वो हो गए जर्नलिस्ट हो गए या हमारे जजेस हो गए, जो भी हैं उनको टारगेट कर रही है। अब जो ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, सोच के देखिए क्या ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक्शन ले पाएगा, क्योंकि ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स हैं वही सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अपॉइंट करे हुए हैं। तो यही बायसनेस और यही जो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पे कर रखी है वो ये चीज़ है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, ऐसा नहीं है कि ये जो बोर्ड है यही फाइनल अथॉरिटी है। लेट्स से अगर आप जो है अपने इस बोर्ड से, डेटा प्रोटेक्शन जो बोर्ड है इसकी कार्यकारिणी से या इसके वर्किंग से जो है आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं इसके डिसीजन के अगेंस्ट में। अपील किसको जाएगी, अपील जाएगी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसका थोड़ा सा याद रखना, ये एमसीक्यूज में ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के अगेंस्ट में अपील करी, वो कहाँ गई, हमारी टीडी सेट में गई। अब ये टीडी सेट में जाके यहाँ पे बता रखा है कि 6 मंथ के अंदर जो केस आएगा टीडी सेट में, अपील जो आएगी उसको रिसॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता रखी है कि ये जो हमारा 6 मंथ का जो टाइमलाइन दे रखा है ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है, कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो ये हमारा कंसर्न है हमारे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 से। पहला कंसर्न क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के अंदर, कि इसके अंदर इंडिपेंडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर रही है। दूसरा कंसर्न हुआ कि ये जो अपीलेट है हमारी टीडी सेट, टीडी जो सेट है अपीलेट बॉडी है, इसके अंदर जो है वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए जो अपील है ये टाइमली जो है सुन नहीं पाएगी। 6 मंथ का जो टाइम दे रखा है वो अनरियलिस्टिक है। ये 2 कंसर्न यहाँ पे बता रखे हैं, बहुत अच्छे कंसर्न है और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में भी रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि अब टीडी सेट की बात करें तो टीडी सेट के अंदर अलग तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इस अपीलेट बॉडी के अंदर अलग तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो अपीलेट बॉडी है कहीं ना कहीं एक तरह से रेस्क्यू है उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड है। एक तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही है, क्योंकि गवर्नमेंट उसके अंदर जो है मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये जो इसके अगेंस्ट में अगर हम अपील करेंगे तो टीडी सेट के अंदर तो पावर होनी चाहिए। अब यहाँ पे बता रखा है कि टीडी सेट के अंदर जो है डेटा प्रोटेक्शन एक्सपर्ट ही नहीं है। देखो यहाँ पे बता रखा है कि उसके अंदर डेटा प्रोटेक्शन एक्सपर्ट नहीं है, जबकि उसके सेक्शन 14C के अंदर, ट्राया एक्ट 1997 के सेक्शन 40C के अंदर यही बता रखा है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अपॉइंट करना चाहिए जो टेलीकम्युनिकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट हो, मतलब एक्सपर्ट मेंबर डेफिनेटली होना चाहिए। अब आप सोच के देखिए, यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दे रखा है कि सोच के देखिए प्रॉब्लम कहाँ जनरेट होगी। प्रॉब्लम होगी कि अगर टेक्निकल और कोई लीगल इशू आ गया तो उसको डील कैसे करेंगे बिना एक एक्सपर्ट के। डेटा प्रोटेक्शन अगर एक्सपर्ट नहीं होगा तो उसको डील कैसे करेंगे। अगर जैसे टेलीकॉम डिस्प्यूट जो भी होते हैं, ओवर चार्जिंग का वगैरह के डिस्प्यूट हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट की ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो कंपनी है अगर इलीगली हमारे डेटा को सेल कर रही है, उसके अगेंस्ट में अगर अपील की जाएगी तो ये सारे जो टेक्निकल मैटर्स हैं इनके लिए तो टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और वहाँ पे यही नहीं है। ये एक और कंसर्न यहाँ पे जो है अरेज होता है टीडी सेट के अंदर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अब इसका प्रपोज सॉल्यूशन भी बता रखा है एडिटोरियल के अंदर ही कि करना क्या चाहिए कि एटलीस्ट एक मेंबर जो है वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर, टेक्निकल मेंबर की बात नहीं कर रहा, डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो देखो बात तो एकदम साफ है कि अगर ऊपर का हमारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हमारा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, हमें पता है कि इसके अंदर बायसनेस के जो है सिम्टम्स है। कैसे कि इसके अंदर तो सारे मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करेगी तो ये बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेगा। इसके एक्शन के अगेंस्ट या इसकी डिसीजन के अगेंस्ट अगर हम अपील भी करते हैं तो हमारे जो टीडी सेट है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम बताई। एक प्रॉब्लम तो हमने देखा था कि इसके अंदर जो है वो नहीं है, ओवरलोड है ये हमारा टीडी सेट। दूसरी प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे टेक्निकल मेंबर ही नहीं। टेक्निकल मेंबर मतलब डिजिटल प्रोटेक्शन लॉ से रिलेटेड जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए वो नहीं है इनके अंदर, वो मेंबर नहीं है। तो ये दोनों ही जो इशू है कहीं ना कहीं उस अपील का जो टाइमलाइन 6 मंथ दे रखा है उसको इफेक्ट करेंगे। यही यहाँ पे बता रखा है। सॉल्यूशन बता दिया कि एटलीस्ट एक मेंबर तो होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कंसर्न हमने देखा ओवरलोड का।
केसेस ओवरलोड है टीडी सेट के अंदर। टीडी सेट मतलब वो हमने टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट वो देखा था ना, अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे वही बता रखा है टीडी सेट के अंदर अभी जो ऑलरेडी केसेस पेंडिंग है वो 3448 केसेस पेंडिंग है। अब इसके बाद इसको एक टास्क और दे दिया, क्या कि डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो अपील आएगी उसको भी हैंडल करो, और अपील आएगी उसे हैंडल करो, प्लस यहाँ पे जो है डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो एक्सपर्टीज़ है वो है ही नहीं। तो दोनों चीज़ जो है कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तो केसेस ओवरलोडेड है, उसके बाद जो मेंबर डील करेगा वो मेंबर ही नहीं है। तो यहाँ पे वो जो टाइमलाइन 6 मंथ की दे रखी है वो दे क्यों रखी है, वो तो एप्लीकेबल होगी नहीं, वो तो इम्प्लीमेंट हम भी कर ही नहीं सकते। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि पेंडेंसी तो बढ़ेगी अगर इसके बाद जो है इसके पास केसेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मेंबर ही नहीं है डील करने के लिए। यही यहाँ पे बता रखा है। अब इस ट्रिब्यूनल के अंदर भी और कमियां बता रखी है कि ये जो ट्रिब्यूनल है हमारा जो बोर्ड है वो तो एकदम बायस है ही, उसके बाद जो ट्रिब्यूनल है उसके अंदर कमियां निकाल रखी है। देखो ट्रिब्यूनल में क्या कमी है कि यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट है, वो डेटा प्रोटेक्शन वाला नहीं, टेक्निकल एक्सपर्ट है जो इन सब चीज़ों को डील करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई जुडिशियल मेंबर नहीं है। तो सोच के देखो कि हमारा जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके अंदर जुडिशियल मेंबर ही नहीं है, तो केसेस तो पेंडेंसी होगी ही होगी। जो 3000 केसेस पेंडिंग है अभी 3-4 सालों के अंदर, वो तो और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब केसेस बढ़ गया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पे जुडिशियल मेंबर ही नहीं है। तो ये क्या है, एक मेजर कंसर्न है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि गवर्नमेंट करती क्या है, जो आपको समझ भी आ गया होगा कि वो क्या करती है कि इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब डेवलप कर देती है। जैसे कि आरटीआई एक्ट हो गया, अगर सेंट्रलाइजेशन की बात की जाए तो आरटीआई एक्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है आरटीआई एक्ट के अंदर कि भाई आरटीआई एक्ट तो है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली जो अथॉरिटी होती है उसको ही वीक कर रखा है, अपॉइंटमेंट नहीं करती। यही डब्ल्यूटीओ के अंदर जो है ट्रम्प करता है, और यही यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ किया जा रहा है। मतलब जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो इस तरह से वीक हो जाते हैं अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर जो फॉलो करने वाले, जो इम्प्लीमेंट करवाने वाले हमारे जो जजेस होते हैं, या फिर जो मेंबर्स होते हैं, या फिर जो चेयरपर्सन्स होते हैं, उनको अपॉइंट नहीं किया जाता। तो यही यहाँ पे इशू दिख रहा है हमें अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर कि ट्रिब्यूनल तो बना दिया है, लेकिन उसके अंदर मेंबर्स ही नहीं है जो केसेस को हियर करेंगे। 2018 की बात करें, जो हमारा उस टाइम में जो ड्राफ्ट आया था, ये जो बिल आया था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, इसके अंदर बोला था कि जो ट्रिब्यूनल है अपील वाली, वो सेपरेट होनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया गया। और जो हमारी टीडी सेट ऑलरेडी थी उसको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और दे दी गई कि भाई ये जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड जो भी अपील आएगी ये भी तुम सुन लो। अब यहाँ पे ऑलरेडी केस पेंडिंग है, मेंबर्स है नहीं, टेक्निकल एक्सपर्ट है नहीं। टेक्निकल एक्सपर्ट मतलब डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो एक्सपर्ट होने चाहिए ये है नहीं। तो ये केस की अपील यहाँ पे आ तो जाएगी, लेकिन उसकी हियरिंग होगी कैसे? यहाँ पे तो मेंबर्स ही नहीं है हियर करने वाले। अभी देखा हमने यहाँ पे तो जजेस ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस को, हमारी डेमोक्रेसी को वीक करने का एक प्रयास है देखा जाए तो। यही एडिटोरियल के अंदर भी बता रखा है। सजेशन क्या दे रखा है? सजेशन दे रखा है बजट बढ़ा दो। बजट बढ़ा दोगे तो क्या होगा, मोर ज़्यादा जो जजेस हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे, और उसके बाद जो केसेस पेंडिंग चल रहे हैं वो केसेस की जो हियरिंग है वो फास्ट हो जाएगी, और जो डिसोल्यूशन है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे सजेशन दे रखा है। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे इसमें कमी बता रखी है टीडी सेट के अंदर, ये बता रखी है कि क्या, कि जो हमारा ड्राफ्ट रूल है उसके अंदर बता रखा है कि जो भी अपील होगी वो डिजिटली फिल की जाएगी। ऑल अपील्स टू बी फिल्ड डिजिटली, मतलब 100% जो अपील्स हैं वो डिजिटली फिल करी जाएगी वेबसाइट से। ठीक है। अब यहाँ पे दो इशू हैं, एक तो हमारे एडिटोरियल में ही बता रखा है, दूसरा तो मैं खुद बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड लोगों का कैसा है वो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, फुली 100% डिजिटलाइज करने से पहले, कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट, जो हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर क्या क्या वीकनेसेस है, डिजिटल डिवाइड है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। उसके बाद जो है 100% डिजिटलाइजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग हैं, क्योंकि सारी चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, तो लोग क्या करेंगे जिनको आता नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए तो हमारा जो यूपीआई ये भी 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कि जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, अब अपील ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन अपील नहीं हो सकती, अब ऑनलाइन अपील होगी तो वो अपील भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये एक इशू आएगा। उसके साथ दूसरा इशू जो है वो ये एडिटोरियल के अंदर बता रखा है कि जो वेबसाइट है वही आउटडेटेड है और यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ये आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा कि कई गवर्नमेंट की वेबसाइट्स ऐसी हैं, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव तो आ गया है,
लेकिन जो वेबसाइट है वो यूज़र फ्रेंडली ही नहीं है। अगर आपको कोई अपील करनी होगी या आपको कोई केस फाइल करना होगा तो आप 1 से 1.5 घंटा लगा दो और आपको समझ नहीं आएगा कि अपील करनी कैसे, केस फाइल करना कैसे। तो इसी को कहते हैं यूज़र फ्रेंडली नहीं है। डिजिटलाइजेशन तो कर दिया है लेकिन यूज़र फ्रेंडली करा नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो मोटिव था वो लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो नहीं हो रहा है, यही यहाँ पे बता रखा है एडिटोरियल के अंदर। दूसरी चीज़ बता रखी है कि जो ट्रायल है ये अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालता है। अब ये जो एनुअल रिपोर्ट निकालता है इसके अंदर ही वो क्लियरली डिफाइन नहीं करता कि भाई कितने केसेस आए थे, कितने केसेस डिसॉल्व हो गए, क्या चल रहा है प्रोग्रेस वगैरह, ये सारी चीज़। मतलब क्या कि इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है यही वेग है, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। सॉल्यूशन यही है कि जो रिपोर्ट है वो थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, यूज़र एक्सेस ईजी करवा दो, डिजिटल फिलिंग सिस्टम को थोड़ा सा इजी करवा दो, केस ट्रैकिंग जो है उसको इम्प्रूव कर दो। ठीक है, यही यहाँ पे सॉल्यूशन बता रखा है। अब यहाँ पे जो अल्टीमेट सॉल्यूशन बता रखा है वो 2 चीज़ बता रखी है। एक तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, एक हमें अकाउंटेबिलिटी सेट करने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ करने पे क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है वो सुधर जाएगा। जैसे हमारे मॉन्टेस्क्यू ने बोला था कि पावर जो है किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए, तो वो एब्सोल्यूट पावर अकाउंटेबिलिटी जो है हटा दी जाएगी। ये यहाँ पे सॉल्यूशन बता रखा है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या बता रखे हैं, पहला तो वही है कि टेक्निकल मेंबर जो है भाई उसको अपॉइंट करो जिसको एटलीस्ट डेटा प्रोटेक्शन के अंदर एक्सपर्टीज़ हो। दूसरा जो है जजेस को हायर करो, एडिशनल ब्रांचेस जो है उसको सेट करो ताकि जो पेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जा सके। उसके बाद जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करो। ठीक है, तभी जाके जो 100% ऑनलाइन फिलिंग का जो गवर्नमेंट बोल रही है ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। नहीं तो होगा क्या कि नाम के लिए 100% जो है डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन जो लोग हैं वो डिजिटलाइज उसको केस को फाइल ही नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी सेट करने की ज़रूरत है। हमने देखा कि एनुअल जो रिपोर्ट है वो पब्लिश तो कर देती है लेकिन उसके अंदर वेगनेस है, क्लियरली डिफाइन ही नहीं कर रखा कि क्या प्रोग्रेस चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि ये जो कितने केसेस फिल हुए हैं, कितने केसेस डिसॉल्व हुए हैं, इसको क्लियरली बताने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट शब्दों में लिखने की ज़रूरत है। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा कि ढूंढते रहो वहाँ पे रिपोर्ट के अंदर और पता ही नहीं चलेगा कि कितने केस फाइल हुए हैं कितने नहीं हुए हैं, और 100 पन्नों की जो है रिपोर्ट निकाल देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि भाई जो रिपोर्ट निकालते हो भले ही 10 पन्नों की निकालो लेकिन क्लियरली चीज़ें बताओ कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं। और वही चीज़ यहाँ पे अब गड़बड़ा रही है हमारे इंडिया के अंदर कि किसी भी रिपोर्ट को आप देख लीजिए, वहाँ पे जो एक्चुअल में आपको चाहिए होगा वही नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ इधर उधर की वहाँ पे घुमा फिरा के लिख दी जाती है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और ये चीज़ बता रखी है कि रिपोर्ट के अंदर ये लेके आना चाहिए कि कितने टाइप के केसेस हैं, क्या क्या लीगल इश्यूज़ हैं, पेंडिंग अपील्स हैं तो कितने नंबर की पेंडिंग अपील्स है, वही सारी चीज़ क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तभी जाके जो है ये जो एब्सोल्यूट पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं रहेगी और जो पावर है वो डेमोक्रेटिक पावर बन जाएगी। ठीक है, यही यहाँ पे बता रखा है। और वही चीज़ बता रखी है कि जस्टिस डिले होगा तो जस्टिस डिनाई होगा, इनएफिशिएंसी आएगी डाटा प्रोटेक्शन के अंदर। इस चीज़ को रोकना है तो इसको जो सॉल्यूशन बता रखा है इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो मेरे आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है हमारा पूरा जो एडिटोरियल है डिस्कशन ये समझ आ गया होगा। काफ़ी ईजी था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा लग रहा था लकी लेकिन काफ़ी मोरलेस काफ़ी ईजी था। तो ये पेपर 2 के लिए हमारा टास्क है, आप इसको लिखने का ट्राई करो। देखो कब तक बच्चों के लिखना तो एट द एंड ऑफ द डे पड़ेगा ही ना, तो आज से ही लिखना चालू करो। क्यों आप जो है सोच रहे हो कि सीधा पेपर में जाके लिखूंगा, वहीं पे जाके कुछ तूफ़ानी करोगे, यहीं पे करके देखो एक बार तूफ़ानी हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ तो आपके ख्यालों में हो रहा है। ठीक है, लिखो इसको, लिखने के बाद जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसमें शेयर करो, बच्चे जो है रिव्यू भी करते हैं। डिस्कशन ग्रुप तो कैसे जाना है, जस्ट आपको जो है अपने इसमें जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके जो पहला लिंक दे रखा है वो पहला लिंक उसी का दे रखा है हमने टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, प्लस वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप का जो लिंक है ऊपर नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन करके आप जो है अपनी आंसर राइटिंग की जो कॉपी है वो शेयर कर सकते हैं, बच्चे करते भी हैं। नेक्स्ट चलते हैं सब्सिडीज़ के ऊपर। देखो ऑल्सो जो आया था ये जो हमारा फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर में आ रखा था, फ्रीबीज़ को जो है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे लेकिन एडवोकेट कर रहे थे डायरेक्ट सब्सिडीज़ को। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है डायरेक्ट सब्सिडीज़, ये क्या चीज़ है इनडायरेक्ट सब्सिडीज़। कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि 3-4 सब्सिडीज़ के नाम दे रखे होते हैं और पूछते हैं कि इसमें डायरेक्ट कौन सी है, इसमें इनडायरेक्ट कौन सी है, या फिर मैच द फॉलोइंग करके बोल देते हैं कि ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है, क्या चीज़ है क्या नहीं है वो थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि ये वर्ड आया इससे क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा जो चल रही थी डिबेट
वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, न्यूज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब्सिडीज़ के टाइप्स, ठीक है। देखते हैं इकोनॉमी के अंदर आता है ये हमारा। सब्सिडीज़ देखा जाए फार्मर्स को जो दी जाती है, दो तरह की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट और होती है इनडायरेक्ट। देखो ये मैंने बजट में से लेके आ रखा हूँ, ऑल तो अभी का नहीं है, थोड़ा सा पुराना है, तो ये इसके अंदर भी सारा सब्सिडीज़ के बारे में ही बता रखा है। तो इन्हीं को लेट से इन्हीं को ही ऑप्शन में दे दिया जाए और फिर पूछ लिया जाए कि इसमें इनडायरेक्ट को बताओ, तो वहाँ पे जो है हमारे नंबर कटने के चांसेस है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बता नहीं पाएंगे। तो उसको समझने की ज़रूरत है, इसके बाद तो बता ही लोगे, ठीक है। पहला देखते हैं डायरेक्ट सब्सिडी। देखो सिंपल चीज़ में देखिए, डायरेक्ट सब्सिडीज़ वो है जो हमारी जो गवर्नमेंट है डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है, डायरेक्ट जो है पैसे दे रही है हमारे फार्मर्स को, वो है डायरेक्ट सब्सिडीज़। समझ आ गया? डायरेक्ट सब्सिडीज़ मतलब डायरेक्ट पैसे दे रही है फार्मर्स को, लो 6,000 रुपये, किसके लिए पता नहीं, तो ये है डायरेक्ट सब्सिडीज़। डायरेक्ट सब्सिडीज़ में आता है हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब कि जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, जैसे फूड क्रॉप हो गया, या फिर बहुत सारे आइटम्स हो गए, अब उसके लिए जो है सब्सिडीज़ देती है हमारी गवर्नमेंट। अगर वो सब्सिडीज़ जो है सीधा फार्मर को दे, तो ये किस में आएगा, हमारा डायरेक्ट सब्सिडीज़ में। और अगर ये जो सब्सिडीज़ है ये अगर कंपनी को दे तो ये किस में आएगा, हमारी इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में। लेट्स से एग्जांपल ले लीजिए कि मार्केट में जो है यूरिया 100 रुपये किलो आ रहा है, ठीक है, मार्केट में यूरिया 100 रुपये किलो आ रहा है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि कंपनी को जो है वो 20 रुपये की सब्सिडी दे रही है, तो मार्केट में यूरिया आप कितने का मिलेगा, 80 रुपये किलो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है सब्सिडी लीकेज हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये 80 रुपये किलो खरीद के जो है हमारे जो फार्मर्स हैं ये हमारी फैक्ट्रीज़ को बेच सकते हैं 90 रुपये किलो में। तो यहाँ पे जो सब्सिडीज़ है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगी। तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या तरीका निकाला कि 100 रुपये किलो ही रहने दो इसको, तुम डायरेक्ट पैसे लो 20 रुपये, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर किस में आ गया, हमारा डायरेक्ट सब्सिडीज़ में। समझ आ गया? वैसे हमारी पीएम किसान है, पीएम किसान में 6,000 रुपये पर ईयर देती है ट्रांसफ़र, किसके लिए, फार्मर्स को देती है, ताकि उनका जो भी चल रहा है अपना उससे निपट ले। डायरेक्ट सब्सिडीज़ है। वैसे ही हमारी इनपुट सब्सिडीज़ हो गई, जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र मिलता है, चाहे वो सीड्स के लिए हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र के लिए हो, या फिर कोई ATC कोई भी स्कीम्स हो उसके लिए मिल रहा हो, वो सारा किस में आएगा, इनपुट सब्सिडीज़ हमारी डायरेक्ट सब्सिडीज़ में आती है। अब हमारे फार्मर्स ने लोन ले रखा है, ठीक है। अब वो जो लोन ले रखा है, लोन लेने के बाद वो दिवालिया हो गए हमारे फार्मर्स, चाहे वो क्रॉप फेलियर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। अब वो जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, उनका लोन जो है वो वेव ऑफ कर देगी, ठीक है। तो ये जो लोन वेवर होता है ये भी किस में आता है, हमारा डायरेक्ट सब्सिडीज़ के अंदर आता है, ठीक है। गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसे दे रही है ना, किसी चीज़ के पर्टिकुलर अमाउंट के लिए थोड़ी ना दे रही है। लेकिन जो MSP आता है, ये थोड़ा सा याद रखना, MSP क्या है, ये सब्सिडी नहीं है, डायरेक्ट सब्सिडीज़ नहीं, ये इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनसे अनाज खरीद रही है और फिर पैसे दे रही है, भले ही पैसे थोड़ा बढ़ा के दे रही है, लेकिन ये MSP जो है इनडायरेक्ट में आता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। इनडायरेक्ट मतलब सीधे कान ना पकड़ के उल्टे हाथ से कान पकड़ना, जैसे विदाउट डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र जो बेनिफिट दिया जाता है वो चीज़। जैसे MSP जो है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र थोड़ा ना हो रहा है, वो तो अनाज खरीदने के पैसे दे रही है, लेकिन बेनिफिट तो दे रही है क्योंकि उसके अंदर सब्सिडी छुपी हुई है। तो जिस चीज़ के अंदर सब्सिडी छुपी हुई हो वो इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ होती है। जैसे हमने देखा था, कंपनी वालों को जो है सब्सिडी दे दी, किसानों को 80 रुपये मिल रहा है, लेकिन 20 रुपये कंपनी वालों को मिले हुए हैं। तो जो 20 रुपये हैं वो उसमें छुपे हुए हैं 80 रुपये में, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है, इनडायरेक्ट सब्सिडी। इसके अंदर कौन कौन सी आती है, जितनी भी सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जैसे फार्मर्स को फ्री जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना। इलेक्ट्रिसिटी फ्री तो बनती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड कैसे करवा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, दिखती नहीं है, तो इनडायरेक्ट सब्सिडीज़। वहीं यहाँ पे बता रखा है, इरिगेशन हो गई, सब्सिडाइज जो क्रेडिट हो गया कि हाँ फार्मर्स को जो है लोन दे प्रोवाइड करा दिया, लेकिन जो लोन का इंटरेस्ट है वो माफ़ कर दिया। तो ये क्या चीज़ है, ये इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ है, क्योंकि लोन तो इंटरेस्ट तो आता है ना, तो इंटरेस्ट का जो वो माफ़ कर दिया वो किस में आ गया, हमारा इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में। वैसे ही जो ट्रांसपोर्टेशन जो भी सब्सिडीज़ दी जाती है डायरेक्टली नहीं दी जाती, इनडायरेक्ट में दी जाती है, वो सारी किस में आ जाएगी, इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में। समझ गए होंगे, थोड़ा सा देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कमेंट करते हो तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। कल काफ़ी बच्चों ने कमेंट करा, तो मेरे को भी थोड़ा सा लगा कि भाई मेरे को भी थोड़ा जल्दी लाना चाहिए, तो कमेंट करा करो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज। दूसरा है अपार आईडी।
देखो अपार आईडी क्या चीज़ है, अपार आईडी बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक आईडी बनाई जाएगी ताकि उनका जितना भी जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है वो एक जगह रखा जा सके। इसके लिए अपार आईडी गवर्नमेंट ने क्रिएट की है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। लेकिन हमारे जो द हिंदू क्रिटिक्स हैं वो क्या करते हैं, हर चीज़ की बुराइयाँ निकालते हैं, इसकी भी निकाल दी। ठीक है, तो बस हमें याद रखना है अपार क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। जो अपार है इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री मतलब जितना भी आपका एकेडमिक्स होगा वो सारा डेटा वहाँ पे रहेगा। किसके अंदर आता है, NEP 2020 के अंदर, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। एम क्या है इस अपार का, एम है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, मतलब कि एक ही आईडी से पूरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है रखा जा सके। लेट्स से कि आपको पता है कि गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, एक बच्चे जो है 10 आईडी से बढ़ते हैं जस्ट ट्रायल करने के लिए, फॉर्म के नंबर बढ़ा देते हैं या फिर वो बढ़ाने के लिए, रैंकिंग बढ़ाने के लिए या फिर मेरिट्स बढ़ाने के लिए, तो उनको जो है यहाँ पे कर्व लगाया जाएगा, क्योंकि एक आईडी अगर अपार बन गई तो वो डबल फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये सारी चीज़ यहाँ पे है। आधार से लिंक्ड है, स्टोर कहाँ पे होगी, डिजी लॉकर में स्टोर होगी, ये थोड़ा सा याद रखना। पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि जो आपका एजुकेशनल डेटा है वो हर एक इंस्टीट्यूट में बहुत सीमलेसली, बहुत ईजीली जो है ट्रांसफ़र हो जाए। नहीं तो अगर आप मेरे टाइम की बात करें तो हमारे टाइम में, मतलब इतना भी पुराना टाइम नहीं था, लेकिन हमारे टाइम में ऐसे होता था कि जो आपको यहाँ पे जाना पड़ रहा है, आपको वहाँ पे लाइनों में लगना पड़ रहा है अगर आपको जो है अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को ट्रांजिट करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब अपार आ गया तो क्या होगा, जस्ट आपको आईडी शेयर करनी है और आपका जो सारा डेटा है वो एक से दूसरी जगह बहुत ईजीली चला जाएगा। लेकिन क्या ये चीज़ मैंडेटोरी है? नहीं, ये मैंडेटोरी नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटोरी नहीं है, यहीं पे फंस जाओगे अगर आ गया तो। ठीक है, कंसर्न क्या है, ट्रांसपेरेंसी का कंसर्न है। और जो हमारा डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, जो अभी हमने बात करी थी, ये भी प्रोहिबिट करता है कि टारगेटिंग और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, क्योंकि एक जो इशू प्राइवेसी पे ये बनता है, डेटा प्रोटेक्शन। अभी देखा ना कि लेट्स से अगर गवर्नमेंट के पास ये सारी आईडी होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनकी आईडी जो होगी ये प्राइवेट कंपनीज को सेल कर देंगी, प्राइवेट कंपनीज फिर आपको टारगेटली एडवर्टाइज करेगी। तो ये चीज़ कंसर्न है, ये एक रेज मतलब उठता है, रेज होता है। तो उसी के लिए हमारा बोर्ड बनाया गया है, लेकिन फिर बोर्ड का तो सारा सच्चाई देख ही लिया हमने, चलो छोड़ो उसको। अब यहाँ पे बता रखा है अपार आईडी कैसे जनरेट होगी, जनरेट कैसे होगी। अगर जो बच्चा होगा कंसेंट से होगी, बाकी ऑनलाइन जाके खुद भी कर सकते हो, डेमोग्राफिक डिटेल वगैरह फिल करनी पड़ेगी, ये चीज़ है बस यहाँ पे। अगर नहीं बनाना अपार तो क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी स्कूल वालों को कि भाई हमें नहीं बनवाना, तो ये नहीं बनाएंगे। बहुत ईजी है ये, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। ईजी था, जो बेसिक डिटेल है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, बाकी पढ़ने वाला है, ऐसे ही पढ़ लोगे, नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। उसके बाद है रामनाथ गोयनका अवार्ड। अभी जो है रिसेंटली 19th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड फॉर जर्नलिज्म में दिए गए हैं। किस किस को दिए गए हैं, मैत्रेय पोरेचा को दिए गए हैं और सत्या सुदन बारिक को दिए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे जो है राष्ट्रपति ने दिए, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने दिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिए, द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। तो इसलिए ये जो गोयनका अवार्ड है थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा पता होना चाहिए। पत्रकारिता में दिया जाता है, जर्नलिज्म में दिया जाता है गोयनका अवार्ड। ठीक है, मैत्रेय पोंचा को किस लिए दिया गया है, बालासोर रेलवे जो ट्रेजेडी हुई थी उन्होंने उसको रिपोर्ट करा था, इसके लिए। उसके बाद सत्या सुंदक बारिक को क्यों दिया गया है, उन्होंने उड़ीसा के अंदर जो डॉक्टर मिसिंग की प्रॉब्लम थी उसको उजागर करा, और एग्री एंटरप्रेन्योरशिप जो नाबरंगपुर में थी उसको उजागर करा। तो ये इन दोनों चीज़ों के लिए दिया गया है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट तो है ही, कभी कभी पूछ लेता है अवार्ड्स के बारे में भी हमारा CAPF एग्ज़ाम, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा आ गया हमारा, तीसरा आ गया, हाँ बिल्कुल तीसरा है क्वेश्चन नंबर। इसको थोड़ा सा देखो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बच्चों, आ रहा है नहीं आ रहा है। स्क्वाड, देखो ये स्क्वाड पहली बार, ये मैंने ही पहली बार न्यूज़पेपर में कवर करा है स्क्वाड, इससे पहले अभी तक नाम भी नहीं सुना था इसका। स्क्वाड क्या चीज़ है, स्क्वाड बेसिकली जो है एक मरीटाइम ग्रुपिंग है, किस किस की, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और US की। ठीक है, इंडिया नहीं है इसमें, इतना थोड़ा याद रखना। ठीक है, स्क्वाड में इंडिया नहीं है, और न्यूज़पेपर में इसलिए आया है क्योंकि फिलीपींस बोल रहा है जो इसका मेंबर है कि साउथ कोरिया और इंडिया को भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि चाइना को जो है अपोज करना है। अब थोड़ा सा स्क्वाड के बारे में देख लेते हैं, हम न्यूज़पेपर में आ गया है तो 4 इंडो पैसिफिक नेशन जो अभी हमने देखे, US, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, ये इसके अंदर आते हैं। ये एक तरह से मिनी लैटरल ग्रुपिंग है इंडो पैसिफिक के अंदर। इंडो पैसिफिक में तो है ही, वहीं पे तो चाइना है हमारा, वहीं पे तो वो सारी चीज़ हो रही है।
प्राइमरी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा याद रखना, चाइना को रोकना, ठीक है। चाइना की जो हेजेमोनी हो रही है, वो मिलिटराइजेशन कर रहा है ना साउथ चाइना सी का, तो उसको थोड़ा सा रोकना है, वो है यहाँ पे। आया कब इसकी हमारा स्क्वाड 2023 के अंदर ही आया, ज़्यादा पुराना है नहीं। शंग्रीला डायलॉग के अंदर, शंग्रीला सिक्योरिटी डायलॉग कहाँ पे होते हैं, सिंगापुर के अंदर, वहाँ पे जो है हमारा ये स्क्वाड जो है उसका ओरिजिन हुआ। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी कभी पूछता है ये भी। क्वेश्चन नंबर ये 4 है हमारे प्यारे बच्चों, 4 ही है ना, हाँ बिल्कुल 4 है ये क्वेश्चन नंबर 4। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा तुम्हें। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है न्यूज़पेपर के अंदर आया था, कैबिनेट ने जो है एडिशनल आउटले जो है अप्रूव कर दिया गोकुल मिशन का, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमने ऐसे कोई मिशन देखे नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में आया है और इम्पॉर्टेंट तो है, गवर्नमेंट ने बजट बढ़ाया है। तो थोड़ा सा देखते हैं इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या क्या है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है हमारी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली गायों का रहेगा, तो कि इंडिजीनियस जो ब्रीड है उसको कंजर्व करना है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और कोई डिजीज़ वगैरह आती है तो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है। फंडिंग कौन प्रोवाइड कराता है, 100% जो फंडिंग है ग्रांट इन एड कौन प्रोवाइड कराता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे को बताओ, जो ग्रांट इन एड आता है बजट के कौन से पार्ट में आता है, रिवेन्यू पार्ट में आता है या फिर ये आता है कैपिटल वाले पार्ट में। रिवेन्यू एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कौन से में आएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, वो थी मिनिस्ट्री, हमारी नोडल मिनिस्ट्री थी एनिमल हस्बेंड्री वाली। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सारी ही ऑलमोस्ट, देखो यहाँ पे एनजीओ भी आ गया, यहाँ पे कॉलेजेस भी आ गए, यहाँ पे कॉर्पोरेट सोसाइटी भी आ गई, यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट बोर्ड भी आ गया। तो जो भी आपको दिखे वही सारी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। यहाँ पे इवन ICAR भी आ गया, ठीक है। इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, 2 स्कीम है इसके कंपोनेंट, एक नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग और नेशनल मिशन फॉर बोविन प्रोडक्टिविटी। ये दोनों जो है हमारे गोकुल मिशन के कंपोनेंट हैं। ये कुछ इसके इनिशिएटिव हैं, देख लेना एक बार, कि जैसे गोकुल ग्राम हो गया, सीमेन स्टेशन हो गया, IVF लैब हो गया, पशु हार्ट हो गया, पशु संजीवनी व्हीकल हो गया, नेशनल बोविन जीनोमिक सेंटर्स हो गया, कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर हो गया, कामधेनु अवार्ड हो गया, ग्लोबल रत्ना अवार्ड हो गया। ये सारे किसके हैं, हमारे इनिशिएटिव है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखना इसको। ये सारे इनिशिएटिव है किसके, हमारे गोकुल मिशन के। इसके बाद हमारी इंडिजीनियस काव हो गई और हमारी विदेशी काव हो गई, ठीक है। तो जो इंडिजीनियस काव है, जो विदेशी काव है, दोनों आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। काठवाड़ी काव गुजरात में हो गई, ये कौन सी काव कहाँ पाती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गोकुल मिशन के अंदर आया था, ये सारा गोकुल मिशन के अंदर ही आता है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। गिर या काठियावाड़ी गाय कहाँ पे पाई जाती है, गुजरात में। साहिवाल काव पंजाब हरियाणा राजस्थान में। हलीकर काव कर्नाटका में। अमृत महल काव कर्नाटका में। देवनी काव महाराष्ट्र में। मुर्रा बफेलो हरियाणा में और जाफराबादी बफेलो गुजरात में। बाकी जो विदेशी हैं वो हमारी जर्सी काव है जो यूके की है, जर्सी आइलैंड की, और हमारी हॉलस्टेन फ्रिंसमैन काव है नीदरलैंड की, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें हैं, वैसे इसको 1-2 बार रिवाइज करना, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि न्यूज़ में तो है ही, ठीक है, न्यूज़ में है और स्टैटिक पोर्शन इसका इंपॉर्टेंट भी लग रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां हो गया, ठीक है, 5वां ही है ना, देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल 5वां ही है। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों। 5 के 5 क्वेश्चन, इतने तो एटलीस्ट एक दिन में अटेंड करने चाहिए। आज कल का जो है, कल के MCQ थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने देखा था कल लोकपाल, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है लोकपाल एंड लोकायुक्त इज करेक्ट, मतलब 4 स्टेटमेंट है, उसमें से एक करेक्ट है। देखते हैं, लोकपाल इज अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेजी अपॉइंट करता है, हमने देखा था कल, ठीक है। लोकपाल हैज जुडिक्शन ओवर द प्राइम मिनिस्टर विदाउट एनी सेफ गार्ड प्रोवाइड करा रखे थे, तो ये भी नहीं है। लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अप टू 8 मेंबर, हाँ हमने देखा था चेयरपर्सन में CGI वगैरह थे और 8 मेंबर था, जिसमें से 50% वो थे और बाकी वो लोग थे, ठीक है। तो C इसका आंसर होता है, ठीक है। 10 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए, ये वैसे ये भी गलत है, ठीक है, C इसका आंसर है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है मणिपुर के बारे में। हमने ट्राइबल कम्युनिटी देखी थी मणिपुर की, अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेती कम्युनिटी इज क्लासिफाइड एज रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब। अगर ये होता तो लड़ाई क्यों होती, लड़ाई तो इसी चीज़ की है, गलत है। ट्राइबल पॉपुलेशन मेनली रिसाइड इन इम्फॉल वैली, इम्फॉल वैली में ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं, मैती रहते हैं और मैती ट्राइबल पॉपुलेशन में नहीं आती।
रिकॉग्नाइज ट्राइब इन मणिपुर आर ब्रॉडली रिकॉग्नाइज्ड एज नागा ट्राइब्स और कुकी ट्राइब्स, ये सही है क्योंकि मणिपुर के अंदर ये दोनों ही जो है रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं। ठीक है, लास्ट भी देख लेते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी होल्ड द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। मेजॉरिटी ऑफ सीट्स तो हमारी 35 की थी, ट्राइबल कम्युनिटी की नहीं थी। हमने देखा था ना 60 में से शायद ऐसा कुछ 20 थी, 40-20 ऐसे करके कुछ थी। तो मेजॉरिटी किसकी थी? 35 की थी। मेजॉरिटी इनकी ट्राइबल लोगों की नहीं थी और यही इशू वहाँ पे चल रहा है। तो सी आंसर हो गया हमारा। ठीक है, कल हमने देखा था कुछ एक फ्यूचर ऑफ फ्रीडम स्पीच की एक रिपोर्ट आई थी। उसकी रिपोर्ट का टाइटल यही था हमारा, हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच। ठीक है, इंडिया की बहुत गंदी रैंकिंग आई थी इसमें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमारी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी पार्लियामेंट के साथ एआई को डेटा कुछ प्रोवाइड कराने का, वो था इंडिया एआई मिशन। ये हमने कल देख लिया था। ठीक है, मार्च ऑफ ग्लोरी, फुटबॉल नहीं हॉकी से रिलेटेड ये कुछ हमारा वो था, बुक लिखी गई थी जिसके राइटर थे के अमरुगम और इरोल डी क्रूज। ठीक है, ये हमने कल देख ही लिया था। इजी क्वेश्चन थे काफ़ी, स्टार्टिंग के 2-3 थोड़े से टफ थे लेकिन बाकी के इजी थे। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है समझ आ गया होगा सारी चीज़ों की। अगर अच्छा लगा हो और समझ भी आ गया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।